हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, कुछ समझौते होते ही हैं गैर कानूनी, चाहे वे कितने ही मन से किए जाएं। जानिए ऐसे समझौते के बारे में जिन्हें कानून साफ साफ व्यर्थ घोषित कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव की। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिए। बड़ा ही आसान भाषाओं में मैं आज आपको इस व्यर्थ घोषित ठहराव को समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें धारा लगती है 26 से 30 और धारा 56 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा। देखिए, व्यर्थ समझौता क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, व्यर्थ ऐसा समझौता जो शुरू से ही व्यर्थ होता है, शुरू से ही बेकार होता है, शुरू से ही लागू करने योग्य नहीं होता। ऐसा समझौता व्यर्थ समझौता कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार कुछ समझौते स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए जाते हैं, अर्थात वे कानून रूप से लागू नहीं हो सकते। भाई, इसकी कुछ प्रासंगिक धाराएं होती है, ध्यान से देखिएगा। धारा याद रखना 20, 23, 25, 26, 23, 28, 29 और 30 और धारा 56। ये सब अलग अलग इसके पोर्शन होते हैं। उस अलग अलग जगहों पे ये धाराओं का उपयोग किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है व्यर्थ समझौते का, कि अगर आप किसी नाबालिग के साथ समझौता करते हैं तो वो समझौता व्यर्थ होता है। किसी पागल व्यक्ति के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके साथ अगर समझौता करते हैं तो वो भी समझौता व्यर्थ होता है। कोई असंभव कार्य को करने के लिए समझौता करते हैं, ऐसा कार्य जिसको पूर्ण करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो ऐसा समझौता भी व्यर्थ समझौते की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न धाराओं के अधीन निम्नलिखित ठहराव व्यर्थ घोषित किए जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला आता है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। अब देखिए, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव कौन कौन से होते हैं। इसमें लगती है धारा 26 विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव धारा 27। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव धारा 28। और ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित न हो धारा 29 लगती है बच्चों। उसके बाद आते हैं बाजी लगाने के रूप में किए गए ठहराव। बाजी का मतलब है शर्त लगाना, बेटिंग करना, या किसी व्यक्ति के साथ किसी कार्य की संभवता और असंभवता पर चर्चा करना। असंभव कार्य करने के ठहराव धारा 56 लगती है। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता, ये धारा 26 के अधीन यहाँ पे चर्चा की जाएगी। विवाह पर प्रतिबंध और व्यर्थता। देखिए, अगर आप किसी नाबालिग के विवाह पर रोक लगा रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि नाबालिग बच्चों का अगर विवाह हो रहा है तो वो तो वैसे भी समाज के लिए हानिकारक है। उस पर अगर रोक लगाया जाए तो भलाई का काम है, तो ये व्यर्थ नहीं होता। धारा 26 के अनुसार कोई भी समझौता जो किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है, ये व्यर्थ होता है। एक समझौता जिसमें एक व्यक्ति को, एक उदाहरण है कि एक समझौता जिसमें एक व्यक्ति को 10,000 रुपये देने का वचन दिया जाता है यदि वह शादी ना करे, ये व्यर्थ है। भैया, आप किसी को शादी ना करने के लिए रोक रहे हो, शादी करने से उसको मना कर रहे हो, तो ये तो व्यर्थ समझौता हो गया ना भाई। क्योंकि कानूनी कारण क्या बोलता है कि विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे प्रतिबंधित करना सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, इसलिए इस टाइप का समझौता व्यर्थ होता है। लेकिन इसके अपवाद हैं जो पहले ही बता चुका हूँ आपको, कि नाबालिग के विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता वैध हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों व्यापार पर रोक लगाने वाला समझौता। यहाँ पे लगती है धारा 27 व्यापार की स्वतंत्रता और व्यर्थ समझौते। धारा 27 के अनुसार कोई भी समझौता जो किसी व्यक्ति को वैध व्यापार या पेशा करने से रोकता है। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है या पेशा कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है वैधानिक तरीके से, और आप उसको रोकते हैं
आप उसको मना करते हैं या उसकी बिज़नेस को हटाने के लिए आप समझौता कर लेते हैं, तो इस टाइप का जो समझौता होता है ये क्या माना जाता है, ये व्यर्थ माना जाता है। मान लीजिए एक दुकानदार को आप अपनी दुकान बंद करने के लिए 50,000 देने का समझौता करते हैं, तो इस टाइप का समझौता व्यर्थ माना जाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं कि व्यवसाय की बिक्री के साथ उचित प्रतिबंध, जैसे विक्रेता का एक निश्चित क्षेत्र में व्यवसाय न करना वैध हो सकता है। कानूनी परिणाम, व्यापार पर पूर्ण रोक व्यर्थ है, लेकिन आंशिक और उचित रोक वैध हो सकता है। जैसे आप देखें लाइसेंस पद्धति होती है, अगर आप बिना लाइसेंस के कोई वस्तु बेचते हैं उस पर रोक लगाना ये वैध हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से बिजनेस पर रोक लगाना ये अवैध माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने वाला समझौता, यहाँ पर धारा 27 लगती है। कानूनी कार्यवाही अर्थात न्याय तक पहुँचने पर प्रतिबंध। अगर आपको कोई न्यायालय तक पहुंचने पे आपको कोई रोकता है, आपको कोई पैसा देता है कि भाई आप मेरे खिलाफ़ केस मत करिए, आप न्यायालय में मत जाइए, अगर इस टाइप का कोई आपसे समझौता करता है तो उस टाइप का समझौता व्यर्थ समझौता कहलाता है। देखिए धारा 28, कोई भी समझौता जो किसी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही जैसे अदालत में जाने से रोकता है तो ऐसा समझौता व्यर्थ समझौता होता है। मान लीजिए एक समझौता जिसमें कर्मचारी को नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा न करने का वचन देना पड़ता है, व्यर्थ होता है। यहाँ पे नियोक्ता बोल रहा है कर्मचारी को कि आप मेरे खिलाफ केस मत करिए, आप मेरे खिलाफ मुकदमा ना करिए। इस टाइप का अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी से ठहराव कर लेता है, समझौता कर लेता है, तो ऐसा समझौता पूरी तरीके से व्यर्थ माना जाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं। मध्यस्थता के लिए समझौता वैध हो सकता है, ये ध्यान रखें। कानूनी कारण, न्याय तक पहुंचना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगर आप आप न्यायालय तक जाने के लिए आप किसी को रोकते हैं, अर्थात आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। फिर आता है अस्पष्ट समझौता। अस्पष्ट समझौता क्या होता है, देखिए धारा 29 के अनुसार यदि समझौते की शर्त अस्पष्ट या अनिश्चित है तो वह व्यर्थ होगा। अर्थात आप किसी के साथ समझौता करते हैं लेकिन समझौते की जो बातें हैं, जो उसका मेन पॉइंट है वो स्पष्ट नहीं है, वो निश्चित नहीं है, तो इस कंडीशन में भी जो समझौता होता है वो व्यर्थ माना जाता है। मान लीजिए मैं कुछ सामान बाद में बेचूंगा, यह समझौता अस्पष्ट और व्यर्थ है। मैं किसी व्यक्ति को बोला कि मैं बाद में सोच के बताऊंगा, मैं बाद में अपनी वस्तु बेचूंगा, तो यहाँ पे कोई निश्चितता का गुण नहीं है। इस प्रकार ये जो समझौता होगा वो व्यर्थ की श्रेणी में आएगा। उसके बाद है इसके क्या कानूनी परिणाम आते हैं, देखिए अस्पष्ट समझौते को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें शर्त स्पष्ट नहीं होती। उसके बाद आता है दाव या बाजी का जो समझौता होता है, यहाँ पे धारा 30 लगती है। देखिए धारा 30 के अनुसार दाव समझौता जिसमें एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है, शर्त लगाने का समझौता। भाई जैसे कोई बोला कि आज पानी गिरेगा, लगा लो शर्त, दूसरा बोला कि नहीं गिरेगा, तो उसमें से एक जीतेगा दूसरा हारेगा। तो इस टाइप का जो समझौता होता है वो किसी भी प्रकार से वैध नहीं माना जाता, व्यर्थ माना जाता है। जैसे घुड़दौड़ में 500 से अधिक की राशि का दाव वैध हो सकता है, ये इसके अपवाद हैं क्योंकि इसमें टीडीएस वगैरह कटता है। तो ये कानूनी परिणाम, दाव समझौते लागू नहीं होते और कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं होता। भाई जो समझौता व्यर्थ है, व्यर्थ समझौते के लिए कोई भी कानूनी उपाय नहीं होता क्योंकि आप उसके लिए कोई बात प्रस्तुत नहीं कर सकते। फिर आता है असंभव कार्य के लिए समझौता, धारा 56 लगती है। असंभव कार्य मतलब कुछ ऐसा कार्य जिसको करना संभव ना हो। मान लीजिए जैसे मैं आपको बताया, पहले भी बता चुका था वीडियो में इसके बारे में, अभी भी बता रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समझौता करता है कि ये आप कुछ पैसा रखिए, मेरे लिए चांद से पत्थर लेके आइए, या मेरे लिए चांद लेके आइए, या मेरे लिए चांद में मेरे को घुमाने लेके चलिए। इस टाइप का अगर कोई समझौता होता है तो इस टाइप का जो समझौता है बच्चों, ये पूरी तरीके से व्यर्थ होता है। कोई आपको बोले कि भाई आपके लिए चांद तारे ला सकता हूँ, तो बात में आइएगा मत, ये व्यर्थ होता है। ठीक।
ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बात की असंभवता। समझौते के बाद कार्य असंभव हो जाए, जैसे युद्ध के कारण व्यापार रुकना, ये भी व्यर्थ समझौते के अंतर्गत आता है। इसके कानूनी परिणाम, व्यर्थ समझौते का जो प्रभाव होता है, कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि व्यर्थ होता है और जब व्यर्थ समझौता होता है उसको वैसे भी उसको राजनियम के द्वारा परिवर्तन ही नहीं कराया जा सकता, अर्थात एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, यानी अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। यदि एक पक्ष ने लाभ प्राप्त किया है तो उसे वापस करना पड़ सकता है, ये धारा 65 के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। नाबालिग को दी गई राशि को वापस मांगा जा सकता है यदि समझौता व्यर्थ हो जाए तो। इसका निष्कर्ष है बच्चों कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित समझौता भारतीय संविदा अधिनियम के तहत कानून रूप से लागू नहीं होता। पहला, ये समझौता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सार्वजनिक नीति और कानूनी निष्पक्षता की रक्षा करते हैं। जागरूकता से अवैध समझौतों से बचा जा सकता है। प्रेरक उदाहरण है कि कानून व्यर्थ समझौते को अस्वीकार करता है ताकि न्याय बरकरार रहे। अगर निष्कर्ष आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। निष्कर्ष का मतलब है कि पूरे चैप्टर से आपने क्या सीखा। पूरे चैप्टर से हम ये सीखे कि किसी नाबालिग व्यक्ति के साथ, बच्चे के साथ, किसी पागल व्यक्ति के साथ, दिवालिया व्यक्ति के साथ, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई समझौता किया जाए या समझौता ऐसे कार्य के लिए किया जाए जिसको कार्य को करना असंभव हो, तो इस टाइप के संपूर्ण समझौते व्यर्थ समझौते की श्रेणी में आते हैं बच्चों। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कॉन्सेप्ट इज पावर, और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।